हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ निकी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं बिहार लाइब्रेरियन वैकेंसी 2025 जो आने वाला है उसका प्रिपरेशन करवाती हूँ प्रैक्टिस सेट के थ्रू। तो कल जो वीडियो अपलोड हुआ था उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। उस वीडियो में किसी कारणवश साउंड प्रॉब्लम हो रहा है। मेरे ख्याल से लगता है कि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबा हो जा रहा है, इसीलिए साउंड नहीं आ पा रहा है अपलोडिंग के टाइम। तो आज से मैं ये शुरू कर रही हूँ कि आज से 20 या 25 क्वेश्चन आप लोग के सामने लेकर के आऊँगी, क्योंकि फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगा अपलोडिंग वाला। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि यूडीसी का प्रथम संस्करण किस भाषा में प्रकाशित हुआ था। तो यूडीसी का जो प्रथम संस्करण है वो फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ था फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी का प्रथम संस्करण का शीर्षक का नाम क्या था। तो यूडीसी का जो शीर्षक है उसका नाम था मैनुअल डू रिपोर्टाइन बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो एक यूडीसी का नवीनतम परिमार्जित संस्करण किस नाम से जाना जाता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म जो है MRF, जो कि मास्टर रेफरेंस फाइल को कहा जाता है। तो वो नवीनतम संस्करण का नाम है किसका, यूडीसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूडीसी की देखभाल वर्तमान में किसके जिम्मे है। तो फ्रेंड्स वर्तमान में तो उसका जो देखरेख करता है यूडीसी कंसोर्टियम, लेकिन पहले उसका देखरेख FID द्वारा किया जाता था। FID भी हेनरी ला फाउंटेन और पाउल ऑटलेट के द्वारा बनाया हुआ एक संस्था है, जिस संस्था को यूडीसी का कार्यभार संभालने के लिए दिया गया था। क्योंकि यूडीसी का भी जो निर्माण है, जो लेखन है, वो हेनरी ला फाउंटेन और पाउल ऑटलेट के द्वारा कब किया गया था, तो 1905 में किया गया था। इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि यूडीसी के प्रकाशन शीर्षक सूचियों का मिलान कीजिए। कहने का मतलब है कि यूडीसी का जो प्रकाशन हुआ है उसके शीर्षक के अकॉर्डिंग मिलान करना है कि कौन से प्रकाशन में कौन से शीर्षक का क्या नाम था। तो चलिए देखते हैं। फर्स्ट जो उसका प्रकाशन था तो उसका नाम था मैनुअल डू रिपोर्टियर बिब्लियोग्राफिक यूनिवर्सल। ये फर्स्ट जो एडिशन आया था उसका नाम था। सेकेंड एडिशन का नाम था क्लासिफिकेशन डेसिमल यूनिवर्सल, ये सेकेंड एडिशन का नाम था। थर्ड जो एडिशन उसका आया था उसका नाम था फ्रेंड्स डेसिमल क्लासिफिकेशन। इसमें डेसिमल का स्पेलिंग और क्लासिफिकेशन का स्पेलिंग आप लोग याद रखेंगे कि क्लासिफिकेशन C से ना होकर के K से शुरू हुआ था। फोर्थ एडिशन जो आया था उसमें क्या हुआ था, यूनिवर्सल डेसिमल क्लासिफिकेशन, इसका फोर्थ एडिशन का नाम था। इस तरह से ऑप्शन नंबर D इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यूडीसी का अब तक कितने संस्करण प्रकाशित हो चुका है। तो फ्रेंड्स इसका 7 संस्करण प्रकाशित हुआ है अभी तक, जो कि 4 तो पूर्ण रूप से प्रकाशित हो गया है, लेकिन 3 जो है वो अभी संक्षिप्त रूप से प्रकाशित हुआ था। अभी पूर्ण रूप से उसका प्रचलन नहीं हुआ है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यूडीसी अब तक कितने पूर्ण संस्करण प्रकाशित हो चुका है। तो अभी आप लोग को बताया कि 4 इसका पूर्ण रूप से हो गया है और 3 जो है अभी संक्षिप्त रूप से है, संक्षिप्त रूप से है। तो इस तरह से इसका पूरा संस्करण कितना अभी तक हुआ है, तो 7 संस्करण अभी तक आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यूडीसी को अब तक कितने संक्षिप्त संस्करण प्रकाशित हो चुका है। तो अभी आप लोग को बताएं कि यूडीसी को अभी संक्षिप्त रूप में 3 संस्करण प्रकाशित किया गया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं ये नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अब सीसी से क्वेश्चन है कि सीसी यानी कि कोलोन क्लासिफिकेशन के किस संस्करण में सभी श्रेणियों को जोड़ने के लिए अलग अलग चिन्ह का प्रयोग किया गया था। यानी कि कनेक्टिंग सिंबल का प्रयोग सीसी के चौथे संस्करण से शुरू हो गया था। नेक्स्ट है कि सीसी के किस संस्करण में पमेस्ट, ये पमेस्ट जो है सीसी का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। पमेस्ट ये मतलब कहने का मतलब कि सीसी का जो जितना भी संस्करण अभी तक प्रकाशित हो चुका है, 6ठे संस्करण तक अभी तक प्रकाशन हुआ है उसका, तो उसमें पमेस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। इसी के थ्रू हम लोग सीसी का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो ये चौथे संस्करण से इसका यूज़ माना गया है, चौथे संस्करण से पमेस्ट का यूज शुरू हो गया है। पमेस्ट का मतलब होता है P से पर्सनालिटी, M से मैटर, E से एनर्जी, S से होता है स्पेस और T से होता है टाइम। तो ये सारे जो चीज़ है ये बुक के टाइटल के लिए बहुत ही उपयोगी है और इसी के थ्रू सीसी में क्लासिफिकेशन किया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रंगनाथन साहब द्वारा फैसेट सीक्वेंस के 4 सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। तो 4 सिद्धांत का प्रतिपादन कौन कौन से किया गया है वो पूछ रहा है यहाँ पे। तो फर्स्ट है चित्र दीवार सिद्धांत, यानी कि वॉल पिक्चर प्रिंसिपल, तो ये भी उनके 4 सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट है कि पूर्ण अंग सिद्धांत, यानी कि होल ऑर्गन प्रिंसिपल, तो ये भी उनके सिद्धांत में शामिल है। नेक्स्ट है गाय बछड़ा सिद्धांत, यानी कि काउ काफ प्रिंसिपल, तो ये भी इसका सही आंसर है, ये भी इसमें शामिल है, चारों जो सिद्धांत है। तो इस तरह से इसका क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 तो ये सिद्धांत है, लेकिन चौथा सिद्धांत क्या है? तो चौथा है एक्ट एंड एक्शन, ACAT, एक्ट एंड एक्शन। एक्ट एंड एक्शन थ्योरी जो है, प्रिंसिपल बोल सकते हैं, थ्योरी नहीं प्रिंसिपल बोलेंगे इसको, क्योंकि ये सिद्धांत है। तो इसको एक्ट एंड एक्स प्रिंसिपल, इसका जो है चौथा सिद्धांत हो गया, एक्ट एंड एक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट है कि सीसी के किस संस्करण से दशा संबंध यानी कि फेज रिलेशन, तो दशा संबंध का प्रयोग कब हुआ था, मतलब किस संस्करण से शुरू हुआ था? तो ये 5वें संस्करण से शुरू हुआ था दशा संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी के 6ठे संस्करण में कितने तरह के दशा संबंध का वर्णन किया गया था? तो जो 5वां संस्करण आया था, 5th जो एडिशन आया था सीसी का, उसमें 5 तरह का दशा संबंध का वर्णन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीसी के 7वें संस्करण में कितने तरह के दशा संबंधों का वर्णन है? तो इसमें 6 तरह के फेज रिलेशन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है कि इनमें से किस योजक चिन्ह यानी कि कनेक्टिंग सिंबल जो है वो सीसी में प्रयोग नहीं किया गया है? तो फ्रेंड्स, सीसी में कोलोन का उपयोग तो बहुत ही होता है, क्योंकि इसका नाम ही है कोलोन क्लासिफिकेशन। कॉमा का भी यूज़ होता है, यहाँ पे पॉइंट ना करके यहाँ पे डॉट का यूज़ होता है, इस तरह से ये भी मान्य होगा। लेकिन एरो का जो उपयोग है, जो ये एरो तीर वाला निशान होता है, ये सीसी में किसी भी कनेक्टिंग सिंबल में सीसी में प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये पॉइंट नहीं होगा, यहाँ पे डॉट होगा। लेकिन हाँ, कहीं अगर एग्ज़ाम में अगर पॉइंट भी आता है, तो अगर पूछ दिया जाएगा कि पॉइंट यूज़ होता है कि नहीं, तो आप लोगों को तो आंसर करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पॉइंट नाम का कोई चीज़ होता नहीं है, वहाँ पे डॉट का यूज़ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण शोध समूह यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसको CRG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये लंदन UK में स्थापित है CRG ग्रुप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्गीकरण शोध समूह यानी कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप CRG किसके द्वारा स्थापित किया जाता था? माने कौन इसको स्थापित करता है? तो डेरेक ऑस्टिन द्वारा किया जाता है। कहाँ किया जाता है? तो UK में किया जाता है। नेक्स्ट है कि वर्गीकरण शोध समूह यानी कि CRG को किस वर्ष स्थापित किया गया है? तो ये 1952 में स्थापित किया गया है। कहाँ पे किया गया है? UK में किया गया है। किसके द्वारा? तो डेरेक ऑस्टिन के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लासिफिकेशन रिसर्च ग्रुप, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? CRG किससे संबंधित है? मतलब कि CRG का काम क्या है, वो किस ग्रुप से संबंधित है? तो वो क्लासिफिकेशन यानी कि वर्गीकरण से संबंधित है। कहाँ पे? UK में। कब? 1952 में। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुस्तकालय वर्गीकरण ने ज्ञान के विषय जगत की संरचना को कई तरह से स्पष्ट किया है। उन आधारों पर हम विषय जगत को संरचना को मुख्य 3 भाग में बांट सकते हैं। कहने का मतलब है कि अब ये सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि ज्ञान जगत जो है उसको विषय जगत की संरचना में कई तरह से बांटा गया है, लेकिन उसके आधार पे हम विषय जगत की संरचना को मुख्य 3 भाग में बांट सकते हैं। तो वो 3 भाग कौन कौन से हैं? पहले भी हम लोग इसके बारे में चर्चा किए हैं, मतलब सारे के लिए तो नहीं, लेकिन डेकाकोटामी पॉलीकोटामी के बारे में आप लोग को बता चुके हैं। तो ये जो विषय जगत संरचना का 3 भाग है, वो है द्विविभाजन, 10 विभाजन और बहुविभाजन। कहने का मतलब डाइकोटामी,
डेकाकोटामी और पोलीकोटामी। इसका ये 3 ग्रुप में विभाजन किया गया है। किसको? विषय जगत को। तो कहने का मतलब है कि जो डाइकोटामी है, डाइकोटामी को का विकासन कौन किया था? तो इनेमल कांत के द्वारा इसका विकास किया गया था। और डेकाकोटामी जो है वो किसके द्वारा किया गया था? तो मेलविल डेवी के द्वारा इसका विकास किया गया है। और पोलीकोटामी का विकास किसके द्वारा किया गया है? तो ये C.A. कट्टर के द्वारा विकास किया गया था। किसमें? तो एक्सपांस क्लासिफिकेशन C.A. कट्टर द्वारा जो बुक लिखा गया है, कौन सा? एक्सपांसिव क्लासिफिकेशन। इस बुक में इसका विभाजन किया गया है, विभाजन के बारे में बताया गया है। तो 10 विभाजन का जो उदाहरण होता है वो DDC को बोलते हैं और बहु विभाजन LCC को बोलते हैं, LCC को बोलेंगे। मैं 10 कहने का मतलब है कि जैसे DDC का 10 भागों में विभाजन किया गया है ना, इस तरह से उसको 10 विभाजन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विषयों के निर्माण के व्यवस्थित अध्ययन का प्रयास सर्वप्रथम डॉक्टर रंगनाथन द्वारा सन खाली स्थान में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें उन्होंने विषय निर्माण के इन 4 पद्धतियों का जिक्र किया था। यहाँ से आप लोग अच्छा खासा क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? तो चलिए बताते हैं। अब पूछ रहा है कि विषय निर्माण का विधि किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये डॉक्टर रंगनाथन के द्वारा बनाया गया है। एक क्वेश्चन हो गया। कब बनाया गया है? तो 1950 ईस्वी में बनाया गया है। अब उस विषय निर्माण में कितने शिथिल समुच्चय को माने कितने विषयों का जिक्र किया गया है? तो 4 विषयों का जिक्र किया गया है। और उस विषय का नाम क्या है? तो पहला है शिथिल समुच्चय, दूसरा है आपका शिथिल समुच्चय, और उसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलेंगे? लूज असेंबल। शिथिल समुच्चय को बोलते हैं लूज असेंबल। नेक्स्ट है पटलीकरण यानी कि लेमिनेशन। लेमिनेशन मीन्स पटलीकरण कहने का मतलब है कि किसी भी सब्जेक्ट पे परत चढ़ाना, यानी कि लेमिनेशन जो हम लोग भी करते हैं ना प्लास्टिक वाला, तो कैसे किसी हार्ड कॉपी के ऊपर हम लोग प्लास्टिक का कवर चढ़ाते हैं, उस तरह से इसको हम लोग रिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि विच्छेदन यानी डिसेक्शन, और अनाच्छादन यानी कि डेनुडेशन। तो 1950 में 4 सब्जेक्ट का जिक्र किए थे, जिसको हम लोग शॉर्ट में LTD2 के नाम से जानते हैं। LTD2 ये शॉर्ट फॉर्म मैंने बनाई हूँ, क्योंकि आप लोग को इस तरह से याद हो जाएगा कि लूज असेंबल, लेमिनेशन और डिसेक्शन और डेनुडेशन, इसको LTD2 के नाम से अगर याद कीजिएगा इस तरह से, तो आप लोग को जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट का नाम याद करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि 1950 में तो 4 सब्जेक्ट का जिक्र हुआ। अब रंगनाथन साहब द्वारा 2 अन्य विधि का भी निर्माण किया गया था। 2 अन्य विधि का जब निर्माण किया गया तो वो कब किया गया था? तो 1960 में उसमें विषय निर्माण में 2 विधि और जोड़ दिया गया था। उस विधि का नाम क्या था? तो डिस्टिलेशन यानी कि आसवन, और फ्यूजन यानी कि विलयन। ये 2 नाम जो है, फ्यूजन और डिस्टिलेशन, ये नाम 1960 में जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील मेघनन महोदय ने इसे कुछ संशोधन और परिवर्तन के साथ इसे किस वर्ष पुनर्गठित किया गया था? मतलब जो विषय निर्माण की विधि है उसको नील मेघन द्वारा संशोधन किया गया था, और उसको किस वर्ष संशोधन करके पुनर्गठित किए थे? तो 1973 में वो संशोधन करके उसको पुनर्गठित किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अंग्रेजी शब्द लेमिनेशन जिसको हम लोग पटलीकरण कहते हैं, तो ये लेमिनेशन जो की उत्पत्ति जो है ये लैटिन शब्द से हुई है। एक क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है कि लेमिनेशन की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो लैटिन शब्द से। तो लैटिन शब्द के किस नाम से लेमिनेशन की उत्पत्ति हुई है? तो लैटिन शब्द के लेमिनी से उसकी उत्पत्ति हुई है। आप लोग लेमिनी का स्पेलिंग अच्छे से ध्यान रखिएगा, ताकि क्योंकि ये जो सारे ऑप्शन दिए हुए हैं ये कहीं ना कहीं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो इसलिए आपको इस चीज़ का, जिस भी शब्द का मतलब पूछा जाए कि किस भाषा से उत्पत्ति हुई है, किस तरह से उत्पत्ति हुई है, कौन से शब्द से हुई है, तो उसको स्पेलिंग याद करना आप लोग को बहुत
इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो आज का क्वेश्चन कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। और फ्रेंड्स फिर से मैं पिछले वीडियो के लिए माफ़ी चाहूँगी, पता नहीं क्या कुछ टेक्निकल इशू हुआ था, इसके वजह से उसमें साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैं कोशिश करूँगी कि आगे से इस चीज़ को ध्यान रखूँ और इसी तरह से आप लोग के सामने नए नए प्रैक्टिस लेकर सेट लेकर के आती रहूँगी। क्वेश्चन कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। फिर मिलेंगे कल नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए